हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो अब हम बात करते हैं बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल। मतलब एल्कली मेटल से जो जो कंपाउंड्स बनते हैं, जिनके साथ एल्कली मेटल रिएक्शन करती है, उनके कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने जा रहे हैं। So all the common compounds of alkali metals are generally ionic in nature। जितने भी alkalic metal compounds जो बनते हैं हमारे, वो ionic in nature के होते हैं। बात क्लियर है? बट हमने क्या पढ़ा था? लिथियम कोवलेंट नेचर के कंपाउंड्स बनाता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की हमने रिएक्शन पढ़ी हुई थी, बिल्कुल। ऑन कंबशन इन द एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म्स मेनली ऑक्साइड्स। लिथियम क्या बनाते थे? ऑक्साइड बनाते थे, जैसे Li2O। सोडियम क्या बनाता था? सोडियम परऑक्साइड बनाता था, जैसे Na2O2। वाइल पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब क्या बनाते थे बच्चों? ये सब बनाते थे सुपर ऑक्साइड, जिसे हम जनरली MO2 से शो कर देते हैं। बात क्लियर है? तो लिथियम ने बनाया था ऑक्साइड, सोडियम ने बनाया था परऑक्साइड, और जो बाकी मेरे और लार्ज साइज के एटम थे, उन्होंने परऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था। बात क्लियर है? एज द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेज, द स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेज। आप सभी को पता है, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? एल्कली मेटल्स की साइज बढ़ती है, मेटल की साइज बढ़ती है, और जैसे जैसे साइज बढ़ रही है तो आप देख रहे हो नीचे आते आते हमको सुपर ऑक्साइड्स मिलने लग गए हैं। दैट मीन्स सुपर ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज द स्टेबिलाईजेशन ऑफ लार्जर एनायन बाय लार्जर कैटायन थ्रू लैटिस एनर्जी। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? स्टेबिलाईजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर हम क्या देख रहे हैं? कैटायन की साइज बढ़ रही है, कैटायन की साइज बढ़ रही है, और उसी तरह एनायन भी यहां पर बड़ा है हमारे पास। तो दोनों बड़े बड़े मिलकर क्या बनाएंगे? एक स्टेबल लेटिस का फॉर्मेशन कर देंगे। बड़ा कैटायन और बड़ा एनायन मिलकर एक स्टेबल लेटिस का फॉर्मेशन कर देंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे आने पर सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बात क्लियर है? दीज ऑक्साइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। जो हमने ऑक्साइड्स पढ़े हैं अभी, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, या फिर सुपर ऑक्साइड्स हमने जो बाकी मेटल्स के पढ़े हैं, उनकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा दी जाए तो हमें हाइड्रोक्साइड्स मिल जाएंगे बच्चों। क्या मिल जाएंगे? हाइड्रोक्साइड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं M2O मतलब एक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। दो मॉलिक्यूल मेटल हाइड्रोक्साइड के मिलते हुए दिख रहे हैं मुझको, ठीक है। इसी तरह मैं एक सुपर ऑक्साइड लिखता हूं M2O2। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई बच्चों? इसकी रिएक्शन मैंने करा दी दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो दो मॉलिक्यूल मैंने वाटर के साथ कराई तो मुझे यहां भी फिर क्या मिल गया? यहां भी मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड मिल गया, और साथ में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। इसी तरह अगर मैं सुपर ऑक्साइड की बात करूं तो सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराई तो मुझे यहां भी मेटल हाइड्रोक्साइड मिले बच्चों। और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ एक मॉलिक्यूल मुझे हाइड्रोजन परऑक्साइड को बाहर निकलता हुआ दिख गया है, और एक ऑक्साइड बाहर निकल गया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। बात क्लियर है यहां तक? तो क्या पढ़ा हमने? हमने देखा कि अगर किसी ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दी तो हमें वहां से मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हुए दिख चुके हैं। बात क्लियर है यहां तक? द ऑक्साइड एंड द परऑक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब ये ऑक्साइड्स, कौन से? परऑक्साइड्स या फिर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं, अगर उनकी प्योर फॉर्म की बात करें तो वो कलरलेस होते हैं। बट जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, सुपर ऑक्साइड्स येलो और ऑरेंज इन कलर होते हैं। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? कि मेरे ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स होंगे वो तो कलरलेस होते हैं, और मेरे सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स येलो और ऑरेंज कलर का होता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? द हाइड्रोक्साइड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर ऑल आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोला मैंने? जो हमने पिछली रिएक्शंस में हाइड्रोक्साइड्स बनाए थे, कब? जब ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड की रिएक्शन हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराई थी तो हमें क्या मिला था? हमें कुछ हाइड्रोक्साइड्स मिले थे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स मिले थे। वो सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स मेरे व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब दानेदार सॉलिड होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? दानेदार सॉलिड मिलते हैं हमें। कौन से? मेटल हाइड्रोक्साइड। जब उनकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी हमने? वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराई थी। बात क्लियर है? तो आपको सारा ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं बच्चों सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स की बात करता हूं मैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा
कि ये ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स की बात तो हम कर लेंगे, पर सबसे पहले ऑक्सो एसिड तो समझ में आना चाहिए। तो ऑक्सो एसिड क्या होता है बच्चों? ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप with an oxo group attached to the same एटम। क्या बोला मैंने? कोई ऐसा कार्बन एटम या फिर कोई एक ऐसा एटम जिससे एक ऑक्सो ग्रुप भी निकला हुआ हो और उसी से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी निकला हुआ हो जहां पर एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट हो, वो मेरे क्या होंगे? वो मेरे ऑक्सो एसिड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3 और इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो ये होगी। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? एक कार्बन एटम ऐसा है जिससे ऑक्सो ग्रुप भी निकला हुआ है, दैट मींस C डबल बॉन्ड O भी निकला हुआ है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी निकला हुआ है, मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकले हुए हैं यहां पर। तो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं? OH ग्रुप। तो यहां पर दो OH ग्रुप निकले हुए हैं। बात क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा एक ऑक्सो एसिड। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लूं तो वो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सल्फर एटम है, उससे एक ऑक्सो ग्रुप कौन सा निकला हुआ है? डबल बॉन्ड O निकला हुआ है सल्फर से, और यहाँ पर दो ही क्या प्रेजेंट है मेरे पास? दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी मेरा एक ऑक्सो एसिड है। तो बात समझ में है आपको बच्चों कि ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं हम? ठीक है। सो द एल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट्स विद ऑल द ऑक्सो एसिड्स। जो मेरे एल्कली मेटल्स होते हैं वो सभी ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं? उनके सॉल्ट दे देते हैं। दे आर जनरली soluble in water and thermally stable। और जो वो सॉल्ट देते हैं वो जनरली वाटर के अंदर soluble होते हैं और थर्मली स्टेबल होते हैं। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर उन्हें हीट किया जाए तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ में आए आपको? थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बोनेट्स। सबसे पहले मैं बात किसी कर रहा हूं कार्बोनेट्स की। देयर कार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल टू हीट। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, मैं बात करूं पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, मैं बात करूं रुबिडियम कार्बोनेट हो गया, मैं बात करूं सीजियम कार्बोनेट हो गया। ये सब मेरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। इसके ऊपर? हीट के ऊपर। मतलब इनको हीट करने के बाद भी ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। बात क्लियर है? एंड इन मोस्ट केसेस द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैं बोल दूं मेटल बाइकार्बोनेट, उसको किससे डिनोट करते हैं हम? MHCO3 से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम केसेस में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं मेरे, वो भी हाईली स्टेबल होते हैं। किससे? हीट के। अगर उसको हीट किया जाए तो भी वो डिकम्पोज नहीं होते हैं मेरे। बात क्लियर है? As the electropositive character increase down the group, the stability of carbonate and hydrogen carbonate increase। क्या बोला हमने बच्चों? हमने ये बोला कि आप सभी को पता है एक ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बिल्कुल हमने पढ़ा था जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हुआ तो उनके जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे उनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और उनके कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज the larger matter bind with larger carbonate and hydrogen carbonate and form a stable lattice। क्यों बोला मैंने? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आपको सभी को पता है कैटाइन की साइज बढ़ती है, मतलब मेटल की साइज बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। और आप सभी को पता है कि जो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, हाइड्रोजन कार्बोनेट की स्ट्रक्चर जो देखी थी हमने, उनके अंदर उनकी स्ट्रक्चर भी बड़ी थी। तो बड़ा कैटाइन बड़े मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक स्टेबल लेटिस बनाता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दूं या फिर कार्बोनेट बोल दूं मैं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। बात क्लियर है? सो ओवरऑल ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लार्जर कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? सीजियम कार्बोनेट मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर रुबिडियम कार्बोनेट होगा, फिर पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और सबसे कम स्टेबल होगा लिथियम कार्बोनेट। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में मेरी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सबसे ज्यादा होगा, फिर रुबिडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर सबसे कम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप सबने देखा होगा कि यहां मैंने लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टेबल ही नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए मैंने यहां पर लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात नहीं करी। बट मैं बात करूं लिथियम कार्बोनेट की। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट।
आपने सबने देखा कि जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे थे तो लिथियम कार्बोनेट जो था मेरा, लिथियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम थी। क्यों? क्योंकि लिथियम बहुत छोटा होता है साइज के अंदर, और छोटा होने की वजह से वो बड़े कार्बोनेट के साथ, बड़े हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपना स्टेबल लैटिस नहीं बना पाता, और स्टेबल लैटिस नहीं बना पाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, लिथियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लिथियम ऑक्साइड और CO2 का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। दैट मींस लिथियम कार्बोनेट मेरा डिकम्पोज हो चुका है, किसमें? लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, और CO2 मॉलिक्यूल वहां से इवॉल्व हो गई है, CO2 गैस इवॉल्व हो चुकी है वहां से। इसलिए हमने क्या बोला? लिथियम कार्बोनेट हमारा हीट के ऊपर, अगर हीट उसको दी जाए तो वो डिकम्पोज हो जाता है, हीट के ऊपर स्टेबल नहीं होता है, थर्मली स्टेबल नहीं होता है। बात क्लियर है? और लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सॉलिड फेज के अंदर। बात समझ में आपको यहां तक? सो द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं इनका, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो होगा बच्चों वो ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होगा। क्या बोला मैंने? द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज मेटल कार्बोनेट इज ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज आयोनिक नेचर इज इंक्रीज। उनकी आयन बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो सॉल्युबल जल्दी होके आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे आने पर आयोनिक नेचर बढ़ता है, तो आयोनिक नेचर बढ़ रहा होगा, दैट मींस आयंस में रहने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उनका आयोनिक नेचर भी ज्यादा होगा। सो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा मेरा, सबसे ज्यादा आयोनिक होगा मेरा सीजियम कार्बोनेट, फिर रुबिडियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट। मेरा ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? सॉल्युबिलिटी का। बात क्लियर है? तो बच्चों इन चीज को ध्यान रखना है। हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? हमसे पूछा जाता है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो हमें ये पता होना चाहिए। और कई बार हमें केवल रीजन दे दिया जाता है कि ये ऑर्डर है और ऐसा इसलिए होता है, तो आपको वो ऑर्डर भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। बात क्लियर है? तो ये सब बात थी हमारी कार्बोनेट्स की। अब मैं बात करता हूं नेचर ऑफ सल्फेट सॉल्ट की। ये तो थे हमारे कार्बोनेट सॉल्ट, अब मैं बात करने जा रहा हूं सल्फेट सॉल्ट की, कि अगर हमें सल्फेट की फॉर्म में सॉल्ट दे दिए जाएं तो उनके अंदर हम कैसे बात करेंगे। सो एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट, अदर एल्कली मेटल सल्फेट जो होंगे आर डू नॉट डिकम्पोज इवन एट हाई टेम्परेचर। जो मेरे लिथियम सल्फेट है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी एल्कली मेटल्स मेरे होंगे वो सब हाई टेम्परेचर के ऊपर भी डिकम्पोज नहीं होंगे, बट लिथियम सल्फेट क्या होगा? इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। अब क्यों डिकम्पोज हो जाएगा? वही पहले वाला केस, क्योंकि यहां पर साइज लिथियम की बहुत कम है पर सल्फेट की साइज ज्यादा है, तो स्टेबल लैटिस नहीं बना पाएंगे। बात क्लियर है? सो ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मेरा सीजियम सल्फेट, फिर हो जाएगा रुबिडियम सल्फेट, फिर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, फिर सोडियम सल्फेट, और सबसे कम स्टेबल होगा लिथियम सल्फेट। बात क्लियर है? समझ में आया आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर सल्फेट सॉल्ट का? अब यह ऑर्डर किस लिए आया था उसका भी रीजन क्या होगा? इसका रीजन वही सेम होगा बच्चों, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होती है और एनायन की साइज भी ज्यादा ही है, तो अगर बड़ा एनायन होगा तो बड़े कैटायन के साथ मिलकर एक स्टेबल लैटिस का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए ये जो ऑर्डर लिखा था हमने वो इसलिए आया था कि बड़े साइज वाले एनायन के साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल लैटिस बना देगा, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लिथियम सल्फेट को अगर मैं हीट करता हूं, लिथियम सल्फेट को हीट करेंगे तो वो Li2O और SO3 में कन्वर्ट हो चुका है, लिथियम ऑक्साइड और सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। बात क्लियर है? SO3 में बाहर निकल चुका है। दैट मींस ये तो डिकम्पोज हो चुका है बच्चों, लिथियम ने तो डिकम्पोज हो गया हीट करने पर। बट मैं बात करूं सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट की, अगर इन सबको मैं हीट करता हूं तो हीट करने पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुई बच्चों, कोई रिएक्शन नहीं हुई। दैट मींस हाई टेम्परेचर पर भी इनकी स्टेबिलिटी बनी रही, ये डिकम्पोज नहीं हुए। बात क्लियर है? तो यहां से की कॉन्सेप्ट क्या निकला बच्चों वो देखिए। की कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि लिथियम कार्बोनेट हो जाए, लिथियम सल्फेट हो जाए, लिथियम फ्लोराइड की बात कर लो, लिथियम ऑक्सलेट हो जाए, लिथियम फॉस्फेट हो जाए,
आर ओनली सॉल्ट्स, ये केवल और केवल ऐसे अल्कली मेटल के सॉल्ट्स हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और या फिर मैं कह दूं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वाटर के अंदर। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल हो पाते हैं। तो क्या बोला मैंने, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्सलेट, लिथियम फॉस्फेट, ऐसे कंपाउंड मेरे वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं या स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। बात क्लियर है? इनके अलावा जितने भी सॉल्ट्स होंगे मेरे अल्कली मेटल्स के, वो सब वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। बात क्लियर है आपको यहां तक? सो आई होप आप सबको ये कार्बोनेट और सल्फेट का नेचर समझ में आया होगा। थैंक यू।